नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी है, मस्त है, तुस्त है। कल विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि आवाज़ की समस्या आ रही है, उनको आवाज़ कम आ रही थी, तो थोड़ा आज लाउडली बोलते हैं जिससे कि उनको समस्या ना हो। और आज का चैप्टर हिस्ट्री का रहेगा, वो चैप्टर है तीसरा, यानी पाठ का नाम है बंधुत्व जाति और वर्ग। बंधुत्व जाति और वर्ग, ये आज पाठ है। और आपको इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से महाभारत का विवरण ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा वॉच करना है जिससे कि उनको फायदा हो सके। और कोई नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उनको कहूंगा पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो शुरू करेंगे। पहला टॉपिक है कि महाभारत। महाभारत में बंधुत्व जाति और वर्ग, ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य का शासन काल है। मतलब इसमें महाभारत के काल ग्रंथ को एक मद्देनजर रखते हुए और समाज का वर्णन किया गया है, किस प्रकार के समाज था, ठीक है, महाभारत कालीन में, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है महाभारत कालीन। जो देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है, ठीक है। और इसका शुरुआत में जो जय संहिता था वो 8,800 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय संहिता। उसके बाद 24,000 जो श्लोक हुए उसका नाम पड़ा भारत। और वर्तमान में देखें तो वर्तमान स्वरूप में देखें 1,00,000 श्लोक से अधिक है, जब इसको क्या कहा गया, महाभारत, ठीक है। और इसकी रचना है, महाभारत की रचना देखें तो वेद व्यास कहें या फिर वाद रायण ने की थी, ठीक है। आप वेद व्यास को एक कोई ध्यान रखो, ठीक है। और जो 1,00,000 श्लोक थे उनको क्या कहा गया, सप्त शास्त्र संहिता भी कहलाया। जो 1,00,000 श्लोक होने पर महाभारत है सप्त शास्त्र संहिता कहलाया, ठीक है। और इसकी रचना वेद व्यास ने की, लेकिन शुरू में इसकी रचना है वेद व्यास, क्योंकि ये महाभारत का एक संस्करण है, क्या हुआ, बदलता रहा, इसमें श्लोक भी जुड़ते गए। और शुरुआत में इसकी महाभारत की रचना है और भाट और सारथियों ने की, ठीक है। इसका समय बात करें, महाभारत का समय है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ठीक है। ये था महाभारत के बारे में। आगे देखें सामाजिक स्थिति और नियमों की जानकारी। इसमें देखें तो इसमें उल्लेख है महाभारत का, ठीक है। और महाभारत में भी किसका, युद्ध किनके मध्य और तक दो गुट थे, एक था कौरव और पांडव, ठीक है। इनके बीच का जो युद्ध हुआ उनका वर्णन किया गया है महाभारत में, ठीक है। आगे टॉपिक आपको दे रखा है कि महाभारत का समालोचनात्मक या समालोचन संस्करण, यहीं से पाठ शुरू होता, मतलब ये टॉपिक यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और महाभारत का समालोचन संस्करण है किसके नेतृत्व में हुआ, वो था वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में हुआ। जो ये महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब हुआ, 1919 में। 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण शुरू हुआ। इसका प्रकाशन लगभग 13,000 पृष्ठों में किया गया। और इसकी भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत में। और इन्होंने वी.एस. सुक्तांकर और की टीम ने क्या किया, विभिन्न भाषाओं की, विशेषकर संस्कृत की भाषाओं की पांडुलिपियां एकत्रित की गई। आप बोलेंगे कि पांडुलिपियां क्या होती है। पांडुलिपियां एक प्रकार से कहें तो क्या होती है, किसी ताम्र पत्र पर या पर खाल होती है, उस पर कुछ विवरण लिखा हुआ होता है, उसको क्या कहा जाता है, पांडुलिपियां कहा जाता है, ठीक है। तो और ये महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कुल वर्ष 47 वर्ष का समय लगा, ठीक है। 13,000 पृष्ठों में किया गया इसका समालोचना, इसका महाभारत का। और इसका जो समय लगा वो 47 वर्ष, ठीक है। आगे देखें तो क्या निष्कर्ष क्या निकाला जाए। निष्कर्ष ये निकलता है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो निष्कर्ष ये कि उत्तर भारत में कश्मीर व नेपाल से लेकर केरल व तमिलनाडु तक की पांडुलिपियों में क्या थी, समानता थी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप लिखो इसमें कि कुछ स्थानों पर क्षेत्रीय विभिन्नता भी नजर आई है।
ठीक है। पांडुलिपियों में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर क्या है, ये उसमें विभिन्नता भी है, यानी अलग अलग लिखे गए, ठीक है। आगे है बंधुता एवं विवाह। बंधुता आपने देखा होगा, बंधुता जाति ये एक बंधुत्व का ही क्या है, भाग है, ठीक है। इसमें बंधुत्व एवं परिवार, बंधुत्व की बात करें इसमें मुख्य रूप से परिवार है, ये महत्वपूर्ण इकाई थी किसकी, समाज की। और परिवार को क्या कहा गया, कुल कहा गया, कुल कुल किसी कहा गया, परिवार को। परिवार मुख्य रूप से देखें, कुल परिवार नहीं, कुल है दो प्रकार से थे, ये तो पितृवंशीय था और मातृवंशीय। और पितृवंशीय और मातृवंशीय कैसे, जैसे कि पितृवंशीय मतलब पिता का शासन होता था, मातृवंशीय वहां पर माताओं का शासन था। जैसे कि आपने सातवाहन वंश में देखा होगा कि महिलाओं ने भी शासन किया, और सातवाहन वंश के शासक है अपने नाम से पहले अपनी माताओं का नाम लगाता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। और पितृवंशीय, वर्तमान में जो समाज है, और पितृवंशीय मतलब पिताओं का अधिक महत्व है, लेकिन जो सातवाहन वंश का शासन काल था उसमें माताओं का भी महत्वपूर्ण स्थान था। तो इस प्रकार से ये यहीं तक। आगे बात करें तो विवाह है, विवाह है मुख्य रूप से आप लिखो, विवाह है 8 प्रकार से थी, ठीक है। विवाह के बारे में आप लिखो, पितृवंशीय यानी पिता था पुरुष प्रधान, यानी पुरुष प्रधान समाज था एक प्रकार से, ठीक है। विवाहों के बारे में उल्लेख किस कहां पर किया गया, तो विवाह में आपका उल्लेख लिखो कि विवाह का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया, ठीक है। और इसमें विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं, इसमें विवाह है 8 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है मनुस्मृति में किया गया, ठीक है। भारत का ये पहला विधि ग्रंथ भी था, कौन सा, मनुस्मृति। ये लगभग 200 ईस्वी पूर्व से ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य लिखा गया। जो बोल रहा हूं आप वीडियो को एडजस्ट करके लिख लेना, ठीक है। विवाह 8 प्रकार के कौन कौन से था, पहला था ब्रह्म विवाह, क्या ब्रह्म विवाह लिखना है आपको, ब्रह्म विवाह। दूसरा लिखना है देव विवाह, और तीसरा लिखना आर्ष विवाह, और चौथा लिखना है प्रजापत्य विवाह। ये ऊपर के जो 4 विवाह के प्रकार बताए गए ये तो क्या थे, एक अच्छे थे, मतलब मान्य थे उस समय के, ठीक है। लेकिन आगे देखें, एक आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह, ये निंदनीय श्रेणी के माने गए हैं। तो इस प्रकार से 8 विवाह के मैंने नाम बता दिए, आप वीडियो को एडजस्ट करके लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम में, जल्दी में थोड़ा बोर्ड बड़ा लेके आऊंगा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट बेहतरीन से बेहतरीन दिया जाएगा, ठीक है। आगे टॉपिक है अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। टॉपिक डालो, अंतर्विवाह किसे कहते हैं, तो अंतर्विवाह का मतलब होता है कि एक ही समूह में विवाह होना क्या कहलाता है, अंतर्विवाह। एक ही समूह में, एक ही गोत्र में, एक ही जाति में क्या कहलाता है, अंतर्विवाह कहलाता है। ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में क्या थे, प्रचलित थे। आगे लिखे दूसरा विवाह था, वो था बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का मतलब है जो गोत्र से बाहर विवाह होते थे, जो गोत्र जाति या समूह से बाहर विवाह की जाते थे वो कहलाते बहिर्विवाह, ठीक है। नेक्स्ट है बहुपत्नी और बहुपति। क्या होता था, बहुपत्नी का मतलब है एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह करना, क्या कहलाता था, बहुपत्नी विवाह कहलाता, ठीक है। और बहुपति का मतलब है एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करना, क्या कहलाता था, बहुपति विवाह कहलाता था। एक बहुपति का मतलब किसी महिला द्वारा एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करना बहुपति, और बहुपत्नी का मतलब होता है किसी पुरुष द्वारा एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह करना बहुपत्नी विवाह कहलाता था। तो इस प्रकार से 4 ये नीचे वाली अंतर्विवाह, बहिर्विवाह और बहुपत्नी और बहुपति, इसके बारे में मैंने बोरा दे दिया ब्यौरा, और आप वीडियो को एडजस्ट करके लिख लेना। और जल्दी आपको पूरा डिटेल दूंगा, आज 2 से 4 दिन रुकिएगा, उसके बाद में आपकी
क्लासें तो रेगुलर आएगी, लेकिन थोड़ा बोर्ड थोड़ा बड़ा लेके आना कि इसमें कम डाटा लिखा जाता है, इस वजह से मैं बोल देता हूँ आपके सामने, ठीक है। आप सहयोग करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। अगर कोई नया आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। नेक्स्ट आगे का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्त्री का गोत्र। स्त्री का गोत्र क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपने समय दिया, किसी ने पूरा वीडियो देखा है तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो जरूर देखें। और कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज उन्हें कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप मिलेगा। वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।